तनाव के बीच असम के करीमगंज जिले में एक कार में ईवीएम बरामद किए जाने के बाद माहौल तनावपूर्ण बताया जा रहा है और वो कार भारतीय जनता पार्टी के लिए मामले में चुनाव आयोग ने 4 मतदान को निलंबित भी कर दिया है। इसी मामले को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा में हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अनवरुल हुड्डा जुड़ चुके हैं जो नेशनल इंडिया न्यूज के असिस्टेंट एडिटर हैं और वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र यादव जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर। जी शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहला सवाल महेंद्र यादव आपके पास आना चाहता हूं। जिस तरीके से ईवीएम पर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर हमेशा सवाल उठता है, लेकिन इस बार बीजेपी के गाड़ी में भी ईवीएम भरा हुआ पाया गया, कैसे देखते हैं आप? देखिए पारतोष जी, ये बात मसला वो है जो हम लोग अनवर भाई और हमारे तमाम साथी अक्सर ये बात कहते रहे हैं कि ईवीएम का बहुत बड़ा खेल तो होता है और दिक्कत उसमें यह है कि अब ईवीएम को जब चुनाव आयोग बोलता है कि आप इसको ईवीएम को बिना छुए इसमें टेम्परिंग या प्री प्रोग्रामिंग या जो भी आपको करना है वो करके दिखा दीजिए, लेकिन अब जिस भाजपा के कैंडिडेट की कार में निकली है उसको भाई क्या उसने मशीन को ईवीएम को टच नहीं किया होगा? तो देखिए ये बहुत सारी दिक्कतें। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, देखिए मैं इस समय यहाँ उत्तर प्रदेश के जिला हमीरपुर के ग्राम चिरवा में हूँ। तो भाजपा की सरकार है तो यहाँ पर देखिए कभी भी लाइट आ सकती है, कभी भी लाइट जा सकती है, टीवी के सिग्नल मिले ना मिले। एक ये भाजपा का जो आदर्श राज्य है उसकी मिसाल यहाँ पर देखने को मिल रही है और ऐसा ही जैसा उत्तर प्रदेश है ऐसा ही ये लोग पश्चिम बंगाल को और असम को और बाकी स्टेटों को बनाने जा रहे हैं। ईवीएम इसमें इनकी मदद करने वाली है। तो कायदे की बात तो यह है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब चुनाव आयोग के जो भी लोग हैं या तो वो इस बात को स्वीकार करें कि वो किसी दबाव में है, कोई उनको मजबूर कर रहा है कि आप चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित होने दें, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर माना जाना चाहिए कि चुनाव आयोग के लोग भी इस साजिश में शामिल हैं। अब इनके पास कहने की कोई वजह नहीं बचती कि ईवीएम में टेम्परिंग नहीं हो रही है या प्री प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है। ये भाजपा का देखें तो राष्ट्र में बी प्लान जो होता है वो ईवीएम के जरिए चल रहा है। मेरा मानना यह है कि ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट में ये हार भी आते हैं, देखिए किसी स्टेट में जीत भी आते हैं। वो इसलिए हारते हैं कि एक छोटी हार बड़ी जीत को ऑथेंटिक बनाने के लिए जरूरी होती है। कुछ मुझे लगता है इस तरह की सीटें करते हैं कि कुछ सीटों पर कुछ मशीनों पर कुछ वोट पहले से डाल लेते हैं, तो इससे इनको एक बैकअप प्लान मिल जाता है और वो इस पूरी बात साबित हो रही है। अब तो उसके बाद में एक बड़ी समस्या ये है कि जो दूसरी पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो, एआईडीएमके हो, एनसीपी हो, ये सारे पार्टियां झूठ बोलती हैं। वास्तव में ये सारी की सारी पार्टियां ईवीएम के पक्ष में हैं। ईवीएम के, क्योंकि ये बहुत सी पार्टी तो ये है कि जिनके जो अध्यक्ष है ना वो इसी बात में खुश है कि हम एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो इसी में खुश है। सत्ता में ना सही, विपक्ष में तो है। इसी जिस दिन से इनके पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव ईवीएम से होने लगेंगे तब ये ढंग से ईवीएम का विरोध करेंगे। अभी ये ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे हैं और हमारे आपके विरोध करने से कुछ हो नहीं सकता है। जी, चुनाव आयोग ने 4 अधिकारी को सस्पेंड भी किया मामले में। बस सस्पेंड करने से काम चलेगा? और दूसरी तरफ जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है वो कह रहे हैं कि हमने लिफ्ट किया था, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। ये बहाना है या सच बोल रहे हैं? बहाना, ये तो पूरा झूठ है भाई, ये पूरा झूठ है इनका। एक जब आप टेम्परिंग के लिए या जब ईवीएम की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए जाते हैं तब ये बोलते हैं कि आप इसको बिना छुए कीजिए। तो क्या ईवीएम को कोई टच नहीं करता है? पूरी चुनाव प्रक्रिया में क्या ईवीएम को टच किया ही नहीं जाता है? किया जाता है ना। उसमें कैंडिडेट्स के नाम उसमें अपलोड किए जाते हैं, सारे कुछ जो प्रक्रिया से होता है। तो उस तरीके से इसमें भी होना चाहिए।
तो ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। अब इनकी कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। और जो अभी आपने देखा होगा, इंटरनेशनल लेवल पर 3 बड़ी संस्थाओं ने जो बात कही है, उस बात की पुष्टि हो रही है इस बात से कि भारत में लोकतंत्र जैसी व्यवस्था देखने भर के लिए है। वास्तव में यहाँ पर सिविल राइट्स और सारे अधिकार लगातार कमजोर होते जा रहे हैं, और इस बात की एक बार फिर से पुष्टि हुई है। बंगाल में भी कई गड़बड़ी की खबरें सामने आई। टीएमसी बीजेपी पर, ऐसा मतदाताओं का कहना है। सर, क्या ऐसा है कि टीएमसी पे वोट बीजेपी अब तक जा रही है? मेरा सवाल ये था कि बीजेपी लोग वोट दे रहे हैं टीएमसी पर, बीजेपी का कहना है। कि बंगाल में भी देखने को मिला, लोग कह रहे थे कि मतदाता जो थे टीएमसी वोट दे रहे हैं लेकिन जा रहा है बीजेपी पर। क्या कहेंगे इस पे? आरोप लगा रहे हैं। और ऐसे में आसाम में देखने को मिला कि बीजेपी नेता गाड़ी में ईवीएम पकड़ी गई है। जी, मैं तो मानता हूं कि चुनाव प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी जितने भी बुरी तरीके से प्रभावित कर सकती है, वो करने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग का कोई अलग से वजूद बचा ही नहीं है। तो ये बातें तो वो है, देखिए, एक मशीन एक प्रत्याशी के पास मिलना इस बात का सबूत है। इस बात का सबूत ये इसका मतलब नहीं कि एक ही मशीन मिली है। आप इसको इस बात से समझिए कि ये एक मामला सामने आया है। ऐसे ना जाने कितने मामले होंगे जो सामने नहीं आ पाए हैं। यहाँ पर तो कोई जो जांच करने वाला अधिकारी होगा या पुलिस हो, उसको कुछ जानकारी नहीं मिल पाई होगी, तो उसने ये पकड़ में आ गई। लेकिन इसके पीछे और भी जो खेल हो रहे होंगे, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव की प्रामाणिकता पर तो बहुत भारी संदेह पैदा हो चुका है। सर, चुनाव प्रक्रिया पर बहुत भारी निसंदेह पैदा। अनवरुल सर, मेरा आपसे सवाल है, वहां के डीएम बोल रहे हैं सील टूटा नहीं है, ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है। इतना कुछ होने के बाद भी सफाई दिया जा रहा है। पहले तो महेंद्र सर ने बहुत सारी चीजें क्लियरिफाई कर दी कि ईवीएम के पीछे जो भी ये जो खेल होता रहता है ईवीएम को हैक करने का, या इस पे ये कोई सिलसिला जो नया नहीं है। इससे पहले भी कई सारे घटनाएं हो चुके हैं और इससे पहले भी इस तरीके के वारदात हो चुके हैं। लेकिन ये बड़ा ही समझ लीजिए कि बिल्कुल चुनाव के दौरान और इलेक्शन के जस्ट बिल्कुल बीच में ही अगर इस तरीके का कोई घटना हो जाता है तो उससे वो बिल्कुल लाइमलाइट में आ जाता है और उस पर डिस्कशन हो जाता। तो ये एक अच्छा मौका है सभी लोगों के लिए जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बिलीव करते हैं कि सरकार बने, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि इस पे खूब अच्छे से वाद विवाद और डिस्कशन हो। तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पर चर्चा करने के लिए। जहां तक रही ईवीएम का और डीएम का, तो डीएम और जितने भी अभी महेंद्र सर ने बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करा है कि जो इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। वरना हमने कभी नहीं देखी है कि एक स्टेट में 8-8 चरण में चुनाव होने की जरूरत है। मतलब जो चुनाव 10 दिन 15 दिन में निपट सकता है, आप उसको 1.5 महीने खींच देते हैं, 2-2 महीने खींच देते हैं। इसकी क्या जरूरत है? हमने ये सिलसिला बिहार में देखा है और इससे पहले भी हुआ है। इससे पहले पिछले साल जब असम में चुनाव हुआ तो वहां पे भी इसी तरीके के हालात थे। तो आप जो इस तरीके के सरकार के मुताबिक, यानी बीजेपी के मुताबिक के हिसाब, उनके मुताबिक डेट्स आते हैं, उनके मुताबिक चरण का निर्माण होता है कि किस चरण में किस कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन होगा, और उनके हिसाब से सारी चीजें होती हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा कोई संदेह नहीं रह गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। पर यह है कि अभी के समय में सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही नहीं, देश के ज्यादातर इंस्टीट्यूशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। और ये भाजपा आरएसएस की यही रणनीति है कि वो देश में जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो भारत को डेमोक्रेटिक बनाता है, उस पे हमला कर करके उसको कमजोर करने की। और चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, और चाहे जितने भी इसमें अधिकारी हो, वो उसी सिस्टम के हिस्से हैं और वो उससे बढ़ कर काम नहीं कर पाते हैं। इनके ऊपर अच्छा खासा दबाव होता है। मैं तो यही समझता हूँ कि इस तरीके का मामला हो जाना, यानी उस जो जीप है या गाड़ी है उसको अपने हिरासत में ले लेना ही
बहुत बड़ी बात है। वरना यूँ समझिए कि ये पता भी चलने वाली बात नहीं थी। अगर ये आ गया तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ लोगों को सस्पेंड करा, हालाँकि सील टूटने इससे पहले भी कई सारे लोगों ने दिखाया है कि बिना टच किए भी ईवीएम को हैक किया जा सकता है और ईवीएम एक टेक्निकल मशीन है। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, क्या कुछ नहीं मुमकिन है। ईवीएम को हैक करना तो बहुत बहुत बड़ी सी बात नहीं है। लेकिन मेरा साथ-साथ में ये भी कहना है कि ईवीएम को लेकर करके जितनी भी पार्टी होती हैं जब ऐसी घटनाएँ होती हैं तो वो हंगामा मचाते हैं। लेकिन इन सब को देश के जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो इलेक्शन का जो वो पर्व है चुनाव मतलब डेमोक्रेसी का जो पर्व है, इसको बचाने के लिए सारे अपोजिशन पार्टी को एक साथ मिल कर करके इसका विरोध प्रदर्शन करना चाहिए और साथ ही साथ में इलेक्शन कमीशन को कह देना चाहिए कि वो जो ईवीएम मशीन है इसका वो अगर इसके थ्रू अगर चुनाव होता है तो हम बायकॉट करेंगे। ये मुझे बहुत अनफॉर्चुनेट लगता है कि इसके खिलाफ हंगामा होता है, लेकिन जैसे ही किसी की सरकार बन जाती है फिर खामोश हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सबको एकजुट होकर करके इसका विरोध करना चाहिए और इस सिस्टम को अल्टरनेट ढूँढना चाहिए। ईवीएम जो है वो बिल्कुल अब जो चाहे ये होता हो या ना होता हो, पर अब इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रह गया। जैसा महेंद्र सर ने बहुत क्लियरली मेंशन करा है कि अब ये विश्वास के लायक नहीं रहेगा, ना ही इलेक्शन कमीशन, ना ही ये पूरा चुनाव का प्रक्रिया। जी। कुछ छात्र भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो एसएससी जेडी 2018 के कैंडिडेट है, लेकिन बीच-बीच में उनका सिग्नल टूट जा रहा है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सर महेंद्र यादव सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा और एक सवाल है मेरे मन में केंद्र सरकार को लेकर है। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग में क्यों नहीं केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ये क्यों नहीं बता रही है कि इस समय देश में कितने ईवीएम हैं, उन्हें कब खरीदा गया, किन कंपनियों ने बनाया और उन्हें जो चिप लगा है किस देश ने बनाया, इसका हिसाब क्यों नहीं बता रही है, हिसाब मिल क्यों नहीं रहा है। अभी तक किसी भी सीट पर कागज की जो पर्ची होती है, पर्ची की पूरी गिनती क्यों नहीं जो हुई है। सर इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव आयोग से किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी, किसी तरह की पारदर्शिता की उम्मीद रह ही नहीं गई है। कोई वो जवाब देने के लिए अब तो ऐसा लग रहा है कि जवाब देने के लिए बाध्य हैं ही नहीं वो ये लोग कोई जवाब देने। तो अब इस तरह के जो आंकड़े आपको चाहिए या जो तरह के हो वो कहाँ से देंगे, इनको तो कोई परवाह है ही नहीं है ना। इसलिए मैंने सबसे पहले ये बात कही कि चुनाव आयोग को अपना बात है तो उनको सीधे सीधे बताना चाहिए कि वो दबाव में है, उनको दबाव डाला जा रहा है। और अगर ये बात वो नहीं बोलते हैं तो फिर ये माना जाना चाहिए कि चुनाव आयोग भी इस साजिश में शामिल है। आप वो दौर याद कीजिए कि जब आवश्यकता इनको होती है तो चुनाव आयोग के पास में कितने ज्यादा पावर आ जाते हैं। टीएन शेषन का दौर याद कीजिए और उस समय देखिए पूरा माहौल ऐसा बना गया था, कितनी बार चुनाव रोका गया था, राष्ट्रपति शासन में बिहार में लागू करने की नौबत आई थी और पूरा माहौल ये बन गया था कि अगर चुनाव दिखाना है कि चुनाव निष्पक्ष हुए हैं तो लालू जी को या उनकी आरजेडी की पार्टी को हारना जरूरी है। जनता दल था उस समय। तब उसके बाद में देखिए एक केजे राव थे, कौन सी किताब थी, कोबरा डांसर। ये कोबरा डांसर वहां पहुंच गया था और इसको पूरे फुल फ्लैश पावर दे दिए गए थे कि भाई बिहार में रहिए और जैसे भी है हर हालत में लालू यादव की पार्टी को हराइए और तभी माना जाएगा कि बिहार में चुनाव निष्पक्ष हुए हैं। अब आपको याद है क्या कि पश्चिम बंगाल में कौन है भाई चुनाव प्रभारी, असम में कौन चुनाव प्रभारी है, कौन है केजे राव, कौन टीएन शेषन वहां पर डंडा कर रहा है। अब ये कहीं नहीं है, किसी को भी अधिकार ये सौंप देते हैं और उनका मतलब इस समय तो देखिए 2014 के बाद से तो अब सारे संस्थानों को ही जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है सबको नुकसान पहुंचाया गया है। तो चुनाव आयोग का तो थोड़ा सा इनके लिए और भी जरूरी था। तो वही स्थिति चल रही है। चुनाव आयोग से आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कोई जवाब इनको आपको नहीं मिलेगा, कोई जवाब हमें नहीं मिलेगा। मतलब ईवीएम की जो पर्ची लगी हुई है, पर्ची की गिनती कराने के लिए तैयार नहीं है। भैया पर्ची लगी किस लिए है? तब कहते हैं कि देखिए अगर पर्चियों की गिनती करेंगे तो चुनाव रिजल्ट घोषित होने में टाइम लग जाएगा। और अभी देखिए एक डेढ़ माह चुनाव चल रहा है।
आपको चुनाव रिजल्ट आने की ऐसी जल्दी है तो वो जल्दी जब चुनाव का जो प्रोग्राम घोषित होता है तब वो क्यों नहीं दिखती है जल्दी। तो देखिए चुनाव आयोग की तो कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। अब तो एकमात्र तरीका यही है कि जनता इतने ज्यादा मात्रा में भाजपा के खिलाफ वोट करे कि ये थोड़ी बहुत जो हेरा फेरी करते भी हैं तो वो बेअसर हो सके। इसके अलावा यानी कोई सीट अगर जीतनी है तो उसमें अगर टीएमसी को कोई सीट जीतनी है तो उसको 70-80% वोट लेने पड़ेंगे, तब वो कहीं जाके एक मामूली अंतर से जीत हो पाएगी। मुझे सबसे ज्यादा आशंका ये लग रही है। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि चाहिए जनता को इतना वोट करें कि थोड़ा भी हेरा फेरी होने से कोई असर ना पड़े। जैसा कि अभी पंजाब में हुआ, किसानों ने इतना वोट किया पंजाब की जनता ने कि बीजेपी का हिसाब हो गया। खैर आगे काफी उसके बारे में चर्चा हो रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि वहां से ममता बनर्जी हार रही है, लेकिन जो ग्राउंड वो ये हो रहा है। ईवीएम का अगर खेला होता है तो पहले ही मेन स्ट्रीम मीडिया अपना खेल खेल चुकी है कि ममता हार रही है। क्या ये सवाल तो उठेगा ही ना कि ईवीएम का खेल कहीं तो नहीं हो रहा है, इसके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया बार बार ये कह रही है कि ममता हार रही है नंदीग्राम से। क्या कहेंगे सर इस ये सवाल मेरे लिए बिल्कुल जी आप ही बताइए। आप ही जी आप ही बोलिए। तो ऐसा है कि जो मेन स्ट्रीम जो है ये समझ लीजिए कि जो भाजपा आरएसएस है उसका एक एक्सटेंशन है। जिस तरीके से अभी आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनका एक अंग बन गया है, उसी का एक एक्सटेंशन बना हुआ है ये न्यूज रूम्स। इस न्यूज रूम्स में अभी आपको हालिया में ही जो कोबरा पोस्ट का जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसमें कई सारी बातें तो ऑलरेडी खुल करके आ गए थे कि बकायदा पैसे पे न्यूज की हेराफेरी होती है। और ये बात बहुत ज्यादा छुपी हुई भी नहीं है क्योंकि कॉर्पोरेट मीडिया है और उसका नेक्सस है और उसका अपना इंटरेस्ट है, तो और वो बीजेपी के साथ में अलाइंड है, तो वो शुरू से माहौल बनाते हैं कि जो बीजेपी के फेवर में बने। क्योंकि अभी मतलब हम लोग सभी जो है वो मीडिया सेक्टर से आते हैं तो हम समझते हैं कि जो हम बोलते हैं उसका इन्फ्लुएंस कितना होता है। क्योंकि जो लोग हैं जो हमें सुनते हैं जो हमें देखते हैं उनका एक ट्रस्ट होता है और कई दफा वो जो ट्रस्ट होता है वो बहुत ब्लाइंड होता है। तो हम जो कहते हैं और हम जिस तरीके से कहते हैं उसको वो सच मान बैठते हैं। और हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से बहुत गलत तरीके से अपने जो पोजीशन है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और वो इस तरीके की जानकारी पहुंचाते हैं जिसका जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है और जो हमारी डेमोक्रेसी है उस पर सीधा सीधा चोट पहुंचता है। तो यही काम जो है चोट पहुंचाने वाला काम मेन स्ट्रीम मीडिया करती है। हमने बिहार इलेक्शन में देखा, बिहार इलेक्शन में जिस तरीके का माहौल बना था कि आरजेडी तो बिल्कुल है ही नहीं, पूरे तरीके से स्वीप कर रही है बीजेपी। और उसके बाद जब तेजस्वी यादव जी के रैली में जब लोग भीड़ जुटना शुरू हुई, उसके अलावा जब वो चलते गए और भीड़ बढ़ती गई तो फिर थोड़ा सा ट्विस्ट आया कि नहीं वो लोग भी जो है वो फाइट में है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी एडमिट नहीं करा कि जो आरजेडी है या जो महागठबंधन है वो बीजेपी से बेहतर पोजीशन में है बिहार में। लेकिन जो रिजल्ट आया वो अगेन उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसको सही तरीके से मानना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है मेरे लिए तो एटलीस्ट बड़ा मुश्किल है उसको एडमिट करना। लेकिन मेन स्ट्रीम ने जो शुरू से खेल दिखाया तो उसके वजह से इसको एक्सेप्ट करना लोगों के लिए आसान हो गया कि हाँ आरजेडी हार गई। तो ये समझ लीजिए कि अगर पहले से माहौल बना रहेगा कि टीएमसी जो है वो पीछे है और बीजेपी ही सिर्फ आगे है, तो और ईवीएम के माध्यम से अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो लोगों के लिए बिलीव करना आसान है। और ये सब खेल जो है वो परसेप्शन का है और मेन स्ट्रीम मीडिया आज के टाइम में इंफॉर्मेशन नहीं सिर्फ परसेप्शन जो है वो क्रिएट कर रही है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसी जानकारी
बस आखिर में एक बात मैं और फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि देखिए, आप सभी मीडिया में काफी ठीक ठाक अनुभव रखते हैं, और मैं जिस तरह की रोशनी या जिस तरह की सेटअप में बैठा हूँ, इस तरह के पोजीशन को टेलीकास्ट हम अलाउ नहीं करते हैं। मैं खुद भी कभी पसंद नहीं करता हूँ कि जहां पर सही रोशनी ना हो, सही सिग्नल ना हो, ना है। लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ कर रहा हूँ कि बिहार, पश्चिम बंगाल में और असम में जो लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे हो, वो समझ लें कि अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूत होती है तो वहां पर भी ऐसे ही दिन आने वाले होंगे। फिर वहां ऐसी यही बिजली की समस्या होगी, जनता की जो जन सुविधाएं है उनकी ऐसी ही दिक्कत होगी, और हमारे प्रोग्राम अगर बंगाल से कभी बैठेगा तो सिग्नल की या रोशनी की इसी तरह की सारी समस्याएं रहेंगी। तो सिर्फ इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल वालों, असम वालों, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरल, जो लोग भी जहां जहां मतदान के समय बचा हुआ है वो लोग समझ लें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि हम आपके राज्य को उत्तर प्रदेश बना देंगे, और उत्तर प्रदेश जो है वो मेरे पीछे समय आपको दिखाई दे रहा है। थैंक यू। आपने तो सर पूरा लाइव भी दिखा दिया कि सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल में जाके बोल रहे हैं जय श्री राम, हम उत्तर प्रदेश बना देंगे। उत्तर प्रदेश की क्या हालात है आप दिखा दिए कि लाइट नहीं है, समय पर बिजली नहीं है, आए दिन रेप की खबरें आती है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बहुजन समाज पर लगातार अत्याचार होता आता है, फिर भी सरकार नहीं सुनती है। रातों रात एक बेटी जिसके साथ रेप हुआ है उसको जला दिया जाता है, मीडिया से बात करने नहीं दिया जाता। ये तो हालात है जिस राज्य में, उत्तर प्रदेश में लगातार युवा रोजगार को लेकर आत्महत्या कर रहे हैं। अभी हाल ही में 2018 के वीडियो की जो भर्ती निकली थी उसको रद्द कर दिया गया, ये बोला गया कि धांधली हुआ है। तो धांधली किसके वजह से हुआ है? सरकार किसकी है? आपकी सरकार है, आपको देखना चाहिए। लेकिन फिर भी सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, बड़े दिग्गज नेता जाकर ममता बनर्जी को हराने की कोशिश कर रहे हैं। सब चीज नहीं हुआ तो अब ईवीएम का भी कहानी आने लगा कई जगह से कि ईवीएम का खेला हो रहा है, मतदाता खुद बता रहे हैं। अब साक्षात वीडियो भी दर्शन हो गया दर्शकों को, उस वीडियो में बीजेपी के नेता के गाड़ी में ईवीएम पाया गया। अब देखना होगा आगे कि क्या कुछ होता है। हालांकि चुनाव आयोग ने 4 अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है और डीएम ने बोला है कि अभी सील टूटा नहीं है, लेकिन सवाल ये भी उठता है इस रिमोट के जमाने में सील टूटने और ना टूटने से क्या फर्क पड़ता है? तो सर भरोसा टूट चुका है। परितोष, इसमें ये बात लोगों को बहुत ज्यादा, जो जनता, जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए और हम सभी के लिए समझना जरूरी है कि अब जो है, जो लड़ाई है, या मैं इसे लड़ाई कहूंगा, ये बीजेपी को हराने की अब लड़ाई नहीं है। जो हमारे 70 साल का जो हमने जो डेमोक्रेसी खड़ा कर पाया है, जिसके ऊपर चर्चिल ने कहा था कि क्या भारत डेमोक्रेटिक हो पाएगा, और हमने 70 साल में किसी से ये करके दिखाने की दिखाई कि हम जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। और ये जो है पिछले 6-7 साल 8 साल में बीजेपी इसको पूरी तरीके से खराब करने पे तुली है। तो ये लड़ाई अब बीजेपी को हराने के लिए नहीं है, और ये भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं, जितने भी बहुजन समुदाय के लोग हैं वो समझते हैं कि हमारे पास में ऑल्टरनेट भी क्या है। जो दूसरे हैं ये खराब है तो ये उससे कम खराब है, और तीसरा उससे कम खराब है। तो हमारे पास में ऑल्टरनेट ज्यादा नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो ये है कि जो डॉक्टर अंबेडकर जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आए हैं, और वो कितने मिन्नतें और कितनी मुश्किलों से आया है, उसको पकड़कर उसको बचाने की, और जितने भी उस कॉन्स्टिट्यूशन के बदौलत जितने भी इंस्टीट्यूशन बने हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन भी है, उसमें पार्लियामेंट भी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, और उसमें सारी कोर्ट्स भी हैं, उन सबको बचाने की ये लड़ाई है। तो ये हम सिर्फ उसको इस तरीके से जनता ना देखे कि आज जो है वो बीजेपी सिर्फ बंगाल में इलेक्शन हार जाए। बीजेपी बिल्कुल हारनी चाहिए, बल्कि बीजेपी आरएसएस का जो सोच है वो पूरी तरीके से खत्म होने की जरूरत है, और देश में वापस से डेमोक्रेटिक जो है वो हुकूमत आने की जरूरत है। और अभी जो है वो ऐसा नहीं है। ये ईवीएम का मामला, कभी गुंडागर्दी, कभी खरीद फरोख्त, अभी तो समझ में नहीं आता कि आप जो है लोग, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, ठीक है, और कांग्रेस के सारे जो एमएलए हैं वो बीजेपी में चले गए। तो ये तो जनता के साथ में नाइंसाफी है।
क्या इस पे कुछ हमारे पास में क्या बिल नहीं है, क्या हमारे पास में एक्ट नहीं है कि हम जिसको वोट दें वो देश चलाए, ना कि वो पार्टी बदल करके कि कोई और चलाए। तो ये जो है अभी जो दौर आ गया है वो अपने देश को बचाने की दौर है, तो ये मैं कहना चाहता हूँ। सर इस दौर में अपने देश को बचाने की दौर है। छात्रों पर हमला हो रहा है, युवाओं पर हमला हो रहा है, पत्रकारों को मार दिया जा रहा है। अब तो इस दौर में सभी को मिलकर एक साथ आना पड़ेगा सड़क पर, और खासकर जो नेता है, जो बहुजन नेता हैं, जो आरजेडी के नेता हैं, चाहे सपा के नेता यूपी के, इन लोगों को आगे आना होगा और एक बड़ा आंदोलन ईवीएम को लेकर करना होगा। नहीं तो दूसरी बात जो महेंद्र यादव सर ने बोली कि जनता को चाहिए इतना वोट करे बीजेपी के खिलाफ कि ईवीएम का थोड़ा बहुत हेरा फेरी भी हो तो हेरा फेरी ना हो पाए। तो सर चर्चा में बने रहने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती समय दिया। खासकर सर महेंद्र यादव सर, उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या है, पीछे लाइट भी नहीं है, फिर भी आप उत्तर प्रदेश में खड़े होकर योगी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये काबिले तारीफ है, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता है उनके योगी सरकार के खिलाफ जो गलत नीति है उसके खिलाफ आवाज उठाना, क्योंकि पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है, आए दिन खबरें आती रही हैं। तो सुनने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। थैंक यू परितोष, थैंक यू महेंद्र सर, थैंक यू। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।